भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। मोदी है तो मैं भी मोदी है तो फिर एक बार मैं भी। स्टेज उपरना महानुभावो देशना लोकप्रिय वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाईનું स्वागत करશે। स्टेज उपरना महानुभावो मितेशभाई पटेल, देवुसिंह चौहान, रंजनबेन भट्ट, गीताबेन राठवा, लालसिंह वडोदरिया, पंकज देसाई, प्रताप सिंह गोयल, नैनाबेन, दिलीप भाई, दीपक भाई, अर्जुन सिंह, बाबू भाई, जमुना भाई, महेश कनालिया, गोविंद भाई, केसरी सिंह सोलंकी, केतन इनामदार, रमण भाई सोलंकी, दशरथ भाई पटेल नरेंद्र भाई स्वागत करશે। आदरणीय विजयभाई रूपाणी ने विनंती करूं, आपने संबोधो। मंच पर उपस्थित भारतना हृदय सम्राट लोक नेता वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी, मंचस्थ सौ महानुभावो, सरदार वल्लभभाई पटेलनी जन्मभूमि पर गुजरातनी जनता वती मोदी साहेबनु हूँ हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करूं छूं। अने आवो साहेब, आपनी सौ वाणी सांभळवा तत्पर छे, आतुर छे। आप आनंदनी धरती पर आपनु प्रवचन आपी अमने मार्गदर्शित करो। आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी। अपना चारेय उम्मीदवार अहींया वडोदराना उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट छे। आगळ आवी जाओ, उभा रहो देवसिंह। खेड़ाना उम्मीदवार देवसिंह भाई छे। छोटा उदेपुरना उम्मीदवार गीताबेन राठवा छे। अने आनंदना उम्मीदवार अपना बकाभाई अपनी वच्चे छे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सौथी पहला तो हूँ
સૌથી પહેલા તો હું ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિશેષ રૂપે અભિનંદન આપું છું. પણ શેના માટે કહો? તમે તો તાળી તો પાડી દીધી. હું એમને એટલા માટે અભિનંદન આપું છું કે ગઈ 4-5 ચૂંટણીઓમાં જ્યારે જ્યારે આણંદ વિસ્તારમાં મારું આવવાનું થયું તો અત્યાર સુધી મારા બધા કાર્યક્રમ ભર બપોરે રાખતા હતા. ઘણા લાંબા સમય પછી આણંદના લોકોને ન્યાય મળ્યો અને સાંજે કાર્યક્રમ રાખ્યો. અને એટલા માટે ગુજરાત ભાજપનો આભાર. કેમ છો બધા? હવે તમે અહીંયા મોદી 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 કર્યા કરો છો. હમણાં હું હિંમતનગર ગયો, ત્યાં પણ આવું જ. સુરેન્દ્રનગર ગયો, ત્યાં પણ આવું જ. હવે આ કોંગ્રેસ વાળા 23 તારીખ સુધી કરશે હું. ઊંઘની ગોળીઓ લેવી પડશે. भाइयों बहनों, सहकारी क्षेत्र માટે વિશ્વનું ધ્યાન આકર્ષિત કરનાર અમૂલની આ ધરતી, સરદાર સાહેબે જે બીજ વાવ્યા એનું આ વટવૃક્ષ. આજે હિંમતનગર અને સુરેન્દ્રનગરમાં હું શુદ્ધ ગુજરાતીમાં બોલ્યો એટલે દેશભરમાંથી ટીવી વાળાઓનો ખાસ એવો મારી પાછળ પડી ગયા કે સાહેબ એક સભા તો હિન્દીમાં કરજો. એટલે મેં એમને વચન આપ્યું છે કે આણંદને હિન્દીમાં બોલી કે આખો દેશ આણંદને જુએ. તમને મંજૂર છે ને? शाबाश. भाइयों और बहनों, चरोतर में आने का अपना एक सुखद अनुभव है. इसके पूर्व दिशा में पावागढ़ पर पर्वत माता कालका विराजमान है. पश्चिम दिशा अहमदाबाद में मां भद्रकाली उपस्थित है और दक्षिण में समंदर के तट पर सिकोतर मां हमें आशीर्वाद दे रही है. मां का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी मैं मां को चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूं. ये हमारी धरती, संतराम मंदिर, सत कैवल परंपरा और स्वामीनारायण एक ही समय के इन तीनों परंपराओं ने भक्त युग में न सिर्फ चरोतर को, न सिर्फ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को, पूरे गुजरात की सांस्कृतिक सामाजिक चेतना जगाने का काम किया था. इन तीनों महान परंपराओं, सत कैवल हो, संतराम मंदिर हो, स्वामीनारायण मंदिर हो,
मैं इन तीनों परंपराओं के चरणों में आज आदरपूर्वक वंदन करता हूं। आज भगवान महावीर जी की जयंती भी है। मैं गुजरात के लोगों को, देश और दुनिया के लोगों को इस पावन दिन महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के वैश्विक वातावरण में भगवान महावीर के संदेश हमें शांति, प्रकृति और मानवीय प्रवृत्ति से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये हमारा आनंद श्वेत क्रांति की जन्मभूमि है और आनंद के सभी लोग श्वेत क्रांति के नायक नायिकाएं हैं। इस पूरे क्षेत्र के और विशेष करके यहां गांवों को, हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को मैं आज सर झुका करके नमन करता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, गोवर्धन राम त्रिपाठी, अनगिनत महापुरुष, बहुरत्ना वसुंधरा किसको कहते हैं, इस भूमि के हर कण कण में अनुभव करते हैं। उस भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भाई और बहनों, आनंद वो जगह है जिसने देश को नई दिशा दी। आनंद सम्मान और स्वाभिमान की भूमि है। इस मिट्टी ने सरदार साहब को गढ़ा है। करमसद की धरती ने वल्लभ भाई को सरदार बनाने की पहली शिक्षा दी थी। मैं जब पिछले साल यहां आया था तो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास का मुझे अवसर मिला था। अमूल डेयरी के विस्तार और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े प्लांट्स देशवासियों को समर्पित किए थे। साथियों, बीते 5 वर्षों में आप सभी के सहयोग से मैंने देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही समर्थन से मैं सामान्य मानवीय की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बड़े कदम उठा पाया। हम गरीबों के लिए पहले की सरकार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा घर बने पाए हैं। 6 गुना ज्यादा। आप विचार करो, 6 गुना વધારે। ये संभव हुआ है आपके आशीर्वाद के कारण। हम गरीब बहन के किचन तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का काम भी कर पाए। अगर उसका यश किसी को जाता है तो आप सबके आशीर्वाद को जाता है। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम भी मैं आपके आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूं। आजादी के 7 दशक बाद देश की गरीब बहन बेटियों को शौचालय की सुविधा दे पाया हूं, वो आप ही के सहयोग के कारण संभव हुआ है। देश भर के युवा साथियों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपया,
7 लाख करोड़ रुपए बिना बैंक गारंटी के ऋण स्वरोजगार के लिए दे पाया, वो भी आपके आशीर्वाद की बदौलत है। भाई और बहनों, 5 वर्ष पहले आपने अपने एक वोट से दिल्ली की सल्तनत को बदल डाला और एक चौकीदार को बिठा दिया। आपके सहयोग से हमने वहां जाकर के न सिर्फ सरकार बदली है, न बोर्ड बदला है, हमने सरकार की पूरी सोच बदल डाली है, काम करने का तरीका बदल डाला है। और मैं आपको वादा करने आया हूं आज, सरदार वल्लभ भाई की मिट्टी की कसम देकर के वादा करता हूं दोस्तों, मैं सरदार साहब के सारे सपने पूरे करने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। दिल्ली से चलने वाली सरकार, उसको हम दिल्ली से बाहर ले गए। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने दिल्ली को ला करके खड़ा कर दिया दोस्तों। सरकारी योजनाओं को सरकार के दफ्तर से निकालकर जन भागीदारी और जन आंदोलन से जोड़ दिया। सामान्य मानवीय पर विश्वास किया, देश के सामर्थ्य पर विश्वास किया। साथियों, बीते 5 वर्ष हम आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बढ़े। अब हमें आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है। बीते 5 वर्ष में भारत आत्मविश्वास से भरा, अब विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने हैं। बीते 5 वर्ष में हमने सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को बुलंदी दी, अब उसको मजबूती देनी है। लेकिन साथियों, आपको इन प्रयासों के बीच सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है। कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान तो हमेशा किया, मणि बहन का भी वही हाल किया। अब सरदार साहब के संस्कारों को भी, उनके विचारों को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, ये परिवार उसको भी रौंदने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस मैनिफेस्टो सिवाय ढकोसला पत्र कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली घोषित किया है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह का कानून हटाना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज मजबूत हो और देश के और भागों में नक्सलवादी मजबूत हो। टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े करने की अपनी शरारतें खुलेआम हिम्मत से कर पाए। ये कांग्रेस ने विधिवत रूप से आज देश के सामने कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण के लिए जीवन लगा दिया। कांग्रेस अलगाववादियों के उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन बन गई है।
कांग्रेस ने जिस कश्मीर समस्या को पैदा किया, आज उसी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, कश्मीर में कांग्रेस के साथी दल का एक कैंडिडेट बोल रहा है, और भाइयों बहनों, मीडिया ने इस चीज को थोड़ी देर चलाया, बाद में बंद कर दिया। वो कह रहा है अगर कोई पाकिस्तान को गाली देगा तो मैं उससे ज्यादा गाली भारत को दूंगा। ये कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। क्या ऐसे लोगों को वोट देने की गलती आनंद कर सकता है? छोटा उदयपुर कर सकता है? खेड़ा कर सकता है? इस क्षेत्र का, गुजरात का एक भी नागरिक कर सकता है? इसलिए आज जब भी मैं कहता हूं कि अगर सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति अलग होती। और जब मैं ये बोलता हूं तो ये बात सुनकर नामदार और उनके राग दरबारियों में खलबली मच जाती है। मत भूलिए, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सरदार साहब का अपमान किया। जब आपके इस सेवक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संकल्प पूरा किया, तब भी कांग्रेस ने और उनके पूरे राग दरबारियों ने इस बात को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए दोस्तों, मैंने उतना ऊंचा कोई खंभा खड़ा कर दिया होता और दुनिया को मैं बताता कि दुनिया का सबसे ऊंचा खंभा हमारे यहां बना है, तो ये लोग तालियां बजाते कि नहीं बजाते? उनके पेट में दर्द है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू तो भले बना, लेकिन दुख इस बात का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में जब भी चर्चा होती है, दुनिया में किसी बच्चे को पूछा जाए एग्जाम में, किसी भी को दुनिया में, कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू कौन है, कहां है, तो क्या लिखेगा? किसका नाम आएगा? भारत का आएगा कि नहीं आएगा? गुजरात का आएगा कि नहीं आएगा? सरदार पटेल का आएगा कि नहीं आएगा? हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? हमारा माथा गर्व से ऊंचा होगा कि नहीं होगा? इनको दर्द क्यों होता है? इनकी नींद हराम क्यों होती है? मैं आपसे चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं? ऐसे ढीला बोलोगे तो सबक कहां से सिखाओगे? ऐसे लोगों के सबक सिखाओगे कि नहीं? पक्का सिखाओगे? जम करके सिखाओगे? 23 तारीख को ऐसे लोगों की जमानत समाप्त हो जानी चाहिए भाइयों। मेरे लिए राजनीति नहीं है सरदार साहब का अपमान। देश का कोई बच्चा जो देश को प्यार करता है कभी स्वीकार नहीं कर सकता है भाइयों। साथियों, कांग्रेस के परिवार के सामने जो भी खड़ा हुआ, उसके पीछे पूरी दुनिया में फैले अपने राग दरबारियों को लगा देते हैं। अब सरदार साहब के बाद मोरारजी भाई की बारी आई और आज इनके निशाने पर आपका ये चौकीदार है। दो दशक से मुझे निरंतर कैसे गालियां दी जा रही हैं, इसके गवाह आप है। यही किए इन लोगों ने।
झूठे आरोप लगाए कि नहीं लगाए? दिन रात गंदी हरकतें की कि नहीं की? लेकिन अब कांग्रेस सारी सीमाएं तोड़ने पर अड़ गई है। कांग्रेस के नामदार ने पूरे ओबीसी समाज को, पिछड़े समाज को ही चोर कह डाला। नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए समाज के ईमानदार लोगों का इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथियों, जब सिर्फ वंशवाद ही विजन बन जाए, देश का डिवीजन यही उनका विजन हो, समाज का डिवीजन यही उनका विजन हो, तब गाली गलौज की नीति की ही उनके लिए एकमात्र सहारा बच जाता है। और कांग्रेस सिर्फ मुझे ही गाली देती है ऐसा नहीं है, गलती मत करना। कांग्रेस ने किसी को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस ने गरीबों का यह कहकर अपमान किया कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। कांग्रेस के लोग नॉर्थ ईस्ट के पहनावे का अपमान करते हैं, उसको अजीबो गरीब बताते हैं। कांग्रेस की सरकार देश के बहुसंख्यक समाज को आतंक से जोड़ती है। हिंदू आतंक, ऐसी थियरियां बढ़ चढ़ करके दुनिया के सामने पेश करती है। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय कैसे देश की सुरक्षा को ताक पर रखा गया, उसका भी उदाहरण आपको देता हूं। इन्होंने मध्यम वर्ग को भी नहीं छोड़ा। मध्यम वर्ग को कहते हैं सेल्फिश है, स्वार्थी है। क्या भाई मध्यम वर्ग सेल्फिश है क्या? अगर कानून का पालन करता है तो मध्यम वर्ग, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देता है तो मध्यम वर्ग, सरकार पर, समाज पर कम से कम बोझ पड़ता है तो मध्यम वर्ग का। लेकिन ये लोग मध्यम वर्ग को स्वार्थी कहते हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? भाइयों बहनों, मैं आज एक जानकारी यहां देना चाहता हूं गुजरात की धरती से। देश के लिए भी नई जानकारी होगी, इनको भी आश्चर्य होगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे संगठन पैदा हो जाते हैं, 5-50 लोगों की टोली मिलकर के सरकारी कानून में रजिस्ट्री करवा दें, संस्थाएं चलाएं और विदेशों से हजारों करोड़ रुपए ले रहे थे, हजारों करोड़। लेकिन ये पैसे कहां खर्च हो रहे थे, किस इलाकों में खर्च हो रहे थे, दूर दराज गांवों में ये करने वाले लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था? कांग्रेस सरकार के ये सब राग दरबारी होने के कारण इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश कभी इनसे हिसाब ही नहीं मांगा कि भाई विदेशों से पैसे लाते हो, करते क्या हो? क्योंकि ये उनके काम आते थे। हर गलत काम के लिए इनका इस्तेमाल होता था और इसके पीछे भी कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ था। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद ऐसे सभी संगठनों को जो विदेशों से पैसे लेते हैं, लाते हैं, हमने कहा भाई कानून कहता है आपको हर वर्ष हिसाब देना पड़ेगा। आपने दिया क्यों नहीं? मुझे बताइए, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज एक एक मध्यम वर्ग को अपना पाई पाई का हिसाब देश को देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? ये कौन सी खेत की मूली है कि उनसे कोई हिसाब ही ना मांगा जाए? आप हैरान हो जाएंगे जब मैंने विदेशों से रुपये लाकर के कौन क्या खेल रहा है, कहां खेल रहा है, किसके लिए खेल रहा है, देश की स्वाभिमान के लिए कौन खिलवाड़ कर रहा है, उसके जब सवाल पूछे आप चौंक जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
20,000 संगठन ऐसे निकले जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। विदेशों से पैसे ला करके बैठ गए, कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं। और मैंने कानून को इतना ताकत से लागू किया कि अब वो 20,000 सरकारी दफ्तर में आना ही बंद हो गए। उनका विदेशों से आना पैसा भी बंद हो गया और भागे भागे फिर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? ऐसे नहीं, मुझे पूरा समर्थन चाहिए। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? गलत करते हैं तो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये 20,000 संगठन मोदी के पीछे पड़ जाए तो मोदी ने डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? मोदी की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी की रक्षा कौन करेगा? मोदी को आशीर्वाद कौन देगा? आपके आशीर्वाद होंगे तो भाइयों बहनों, मैं इनसे पाई पाई का हिसाब लेके रहूंगा। मैं बताता हूं। मैं जानता हूं ये दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है, लेकिन मैं देश के लिए पैदा हुआ हूं, देश के लिए जी रहा हूं और इसलिए ऐसी चीजों से परवाह नहीं करता हूं। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने देश को अपने ही तरीके से चलाया है। उसने अपने वर्षों के शासन में भरपूर मलाई खाई, अमूल वाली नहीं, कागज वाली। और खाई इतना ही नहीं, अपने राग दरबारियों को भी खिलाई। और जिन्होंने मलाई खाई है वो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो भी वो पूरा अपना कर्ज चुका रहे हैं। इन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस झूठ का एक ऐसा तंत्र चला रही है। मैं आपको इनके काम करने के तरीके बताता हूं। मैं जब गुजरात में था तब भी यही खेल खेलते थे। अब मैं दिल्ली गया, इनकी एक ही उनकी मोडस ऑपरेंडी है, एक ही मोडस ऑपरेंडी। क्या करते हैं? सबसे पहले, आपके पास समय है ना? आराम से बोलो ना, आज मेरा भी मन कर रहा है यार। आपका इतना प्यार है, मैं कैसे जाऊं। सबसे पहले ये लोग आपस में मिली भगत करके किसी मलाई खाने वाले के यहां एक झूठा मूठा आर्टिकल तैयार करवाते हैं। फिर कोई ऐसे ही मिल जाए उसके यहां छपवा देते हैं और उसमें जब छप जाता है तो उसको लेकर के दुनिया में पहुंचाते हैं, उस आर्टिकल को पहुंचाते हैं, प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं। कुछ मीडिया वाले भी उठा लेते हैं, अखबार वाले भी उठा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे दिन वो उन मुद्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जितनी गालियां दे देते हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, बता देते हैं भाई फलाने अखबार में छपा है। अखबार कौन है, क्या है, कितना सर्कुलेशन है, कोई लेना देना नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस छपती है, फिर वो एक किसी को ढूंढ के ले आते हैं, उसको कहते हैं कि यार पीआईएल करो कोर्ट में, एक पीआईएल करवा देते हैं और पीआईएल होती है तो 3-4 दिन उसकी बहस चलती है और कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ऐसे कोई अनामी व्यक्ति के लिए जाकर के कोर्ट में काला कोट पहन के खड़े हो जाते हैं।
और इसके बाद जैसे ही पीआई पर सुनवाई शुरू हो जाती है, कांग्रेस उस मुद्दे को और ज्यादा उछालने लगती है। ये पूरी मोडस ऑपरेंडी, ये पूरी पैटर्न है कांग्रेस का। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ते थे, हर बुधवार को एक खेल शुरू होता था और अगले मंगलवार तक चलता था। आजकल दिल्ली में सप्ताह में 2 बार ये खेल खेले जा रहे हैं और कुछ लोग मलाई खा खा करके जो मोटे हुए हैं वो उनकी कुर्निश करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में देखो, कई विषय आपको मिलेंगे, कांग्रेस के कई झूठ आपको मिलेंगे जो ऐसे ही तैयार किए गए, ऐसे ही उनका ढिंडोरा पीटा गया। हर कुछ हफ्तों पर कांग्रेस का ये इकोसिस्टम नए विषय उछालने लगता है और इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा झूठ आजकल सोशल मीडिया में डाल देते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस के तो आप पहचानते ही हैं, उसके दरबारियों को, कांग्रेस से मलाई खाने वालों को भी पहचानने की जरूरत है। पहले मोदी के विरोध में वे आए दिन गुजरात को बदनाम करते थे, यहां तक जैसे गुजरात हिंदुस्तान में है ही नहीं ऐसा बर्ताव कर रहे थे। गुजरात को दुश्मन बना दिया था कांग्रेस ने। और अब जब मोदी भारत की सेवा करने में लगा है तो मोदी का विरोध करने में वो सीमाएं लांघ करके भारत का विरोध करने लग गए हैं। भाइयों, भारत को बदनाम करने लग गए हैं। ऐसी कांग्रेस को कोई देशभक्त माफ कर सकता है क्या? साथियों, देश के मिडिल क्लास के साथ कांग्रेस की दुश्मनी रही है, लेकिन ये बात पहले में चर्चा नहीं रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने खुलकर कह दिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, स्वार्थी मानती है। उनका मैनिफेस्टो देखिए, कांग्रेस का संकल्प, ये ढिंडोरा पत्र, ढकोसला पत्र, 50 पन्नों का उनका ढकोसला पत्र है। एक बार भी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग शब्द नहीं है उसमें। आप गुनहगार है क्या? आप मुझे बताइए, आप गुनहगार है क्या? इस देश ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? राजनीतिक दलों ने आपके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपके सपनों पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इनको परवाह ही नहीं है। उनको तो लगता है मिडिल क्लास की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए मिडिल क्लास पर अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जो योजनाएं लाए हैं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, हम जो योजनाएं लाए हैं उसको पूरा करने के लिए मिडिल क्लास पर 2 गुना 4 गुना टैक्स लगाने की दिशा में जाएंगे। अगर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लिख करके रखो, देश आगे बढ़ रहा है ये मध्यम वर्ग के लोगों की मेहनत से बढ़ रहा है। मिडिल क्लास से कांग्रेस की दुश्मनी है। इसलिए जब जब कांग्रेस आती है, आपने देखा होगा, जब जब कांग्रेस आती है महंगाई लेकर के आती है। कांग्रेस के शासन में 10% की दर से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको हमने 4% से नीचे रखा है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत पहली बार मिडिल क्लास के लिए होम लोन में छूट दी। आज मिडिल क्लास को होम लोन पर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याज लगता था 15% से हमने आज कम किया, लगभग 11% कर दिया है। इतना ही नहीं, दवाइयां सस्ती की गई हैं। हार्ट और नी सर्जरी 70-80% तक सस्ते हुए हैं। यानी स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च बहुत कम हुआ है। देश का मध्यम वर्ग, देश का ईमानदार करदाता अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं चाहता है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। बीते 5 वर्षों में हमने इस ओर पूरा ध्यान दिया है। लोगों के जीवन भर की कमाई किसी गलत बिल्डर के पास न पहुंचे, उसे समय पर अपना फ्लैट मिले, उसके लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून भी बनाया है। आज देश के 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। साथियों, भाजपा
सबको सुरक्षा, सबको सम्मान देने में विश्वास रखती है। इसी का परिणाम है कि जिन लाखों लोगों को मुद्रा ऋण मिले हैं, उनमें दलित भी है, ओबीसी भी है, आदिवासी भी है, महिलाएं भी है। आयुष्मान भारत के तहत जिन गरीबों को 5 लाख रुपए इलाज के लिए सुनिश्चित हुए हैं, वो भी समाज के हर तबके को है। घर हो, गैस हो, शौचालय हो, वो किसी की जाति या पंथ पूछ कर नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए सरकार ने बेटियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले, बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने का कानून, ये मोदी में दम है। भाइयों और बहनों, आनंद जिले को एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की संपर्क सेवा से बहुत गति मिली है। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर हो, वासद बगोदरा 6 लाइन रास्ता हो, इस क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम भी प्रगति पर है। इसका सीधा फायदा आनंद को मिलेगा। भाइयों और बहनों, अमूल आज सिर्फ खेड़ा का, गुजरात का ही गौरव नहीं रहा है, बल्कि देश का ब्रांड बन गया है। अमूल ने दूध, दही और मक्खन से आगे बढ़ते हुए अब आइसक्रीम, चॉकलेट, न जाने कितने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया है। भाइयों बहनों, साथियों, आज मैं पशुपालकों का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके श्रम से आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना है। आपको फंड की कमी ना आए, इसके लिए पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। इतना ही नहीं, इस बार के बजट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है। यह आयोग पूरी तरह से हमारे पशुधन की रक्षा सुरक्षा से लेकर नियम कायदों को लागू कराने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, पिछली बार गुजरात ने 26 की 26 सीटों पर कमल खिलाया था। ये रिकॉर्ड दोबारा दोहराना है और चौकीदार को सशक्त बनाना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस के लोग सेना को सवाल पूछते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। पुलवामा में हमारे वीरों को मार दिया, क्या मोदी चुप बैठेगा क्या? मोदी को चुप बैठने के लिए आपने भेजा है क्या? मोदी माला जपेगा कि मारा 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 ये करता रहेगा क्या? ये सरदार पटेल की धरती में पैदा हुआ मोदी है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने उरी के हत्या हमले के बाद जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए। और अभी जब पुलवामा में हुआ तो पाकिस्तान को पता था कि मोदी है, कुछ तो करेगा, तो उन्होंने क्या किया, सीमा पर सेना तैनात कर दी, सारी चीजें लगा दी। मोदी को भी मालूम था, और इसलिए मोदी ने क्या किया, ऊपर से आतंकवादियों को पालने पोसने वालों के लेने के देने पड़ गए जी, और सब साफ कर दिया। दोस्तों, आप मुझे बताइए, आपको सेना पे भरोसा है? सेना की बात पे भरोसा है? सेना के पराक्रम पर भरोसा है? देश के बच्चे बच्चे को भरोसा है,
लेकिन स्वार्थ की राजनीति में अंधे पड़े इन लोगों को भरोसा नहीं है। क्या ऐसे लोग देश की रक्षा कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, मोदी ने ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मैं सही दिशा में हूं, मैं सही कर रहा हूं, मुझे पूरी ताकत से करना चाहिए। आपने मुझे चौकीदार बनाया, मैं सच्चा चौकीदार हूं कि नहीं हूं? चौकीदारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मेरी चौकीदारी से आप खुश हैं? आप भी मेरे? मैं आज एक संकल्प करवाना चाहता हूं, आप करेंगे? और सबके सब करेंगे, हाथ ऊपर करके करेंगे, इधर वाले भी करेंगे, उधर वाले भी करेंगे, ये भी करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। आपका हाथ ऊपर कीजिए, मोबाइल फोन में जो बैटरी और लाइट है उसको भी चालू कीजिए, आपकी फ्लैश चालू कीजिए, फ्लैश चालू कीजिए और मैं बुलवाता हूं, बोलेंगे आप? मैं जब नारा बुलवाऊंगा तब आपको बोलना है, आपको कहना है घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है आपको? घर घर में है चौकीदार। आपको क्या बोलना है? घर घर में है चौकीदार। भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी वार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी आर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय वडाप्रधान श्री, मुख्यमंत्री श्री ओमजी माथुर, સપ્તશરણ બ્રહ્મભટ્ટ તથા આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો કિંમતી સમય આપી આપ અહીંયા પધાર્યા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.